नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरी। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रऊल्ला मेहदी के हालिया बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। रऊल्ला ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके के हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां के लोगों की समस्याओं को सुना जाना चाहिए और उन्हें अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस तरफ भी विभिन्न कानूनों 2019 के फैसलों और सुरक्षा बलों की कथित ज्यादतियों का शिकार हुए हैं, जबकि उस तरफ भी लोग गोलियों और अधिकारों की कमी का सामना कर रहे हैं। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे देश की सुरक्षा व्यवस्था तथा संवैधानिक फैसलों पर सवाल उठाने वाला बयान बताया है। वहीं भाजपा ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सवाल यह है कि क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नए विमर्श की शुरुआत। आज इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एक खास मेहमान जुड़ेंगे, पर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सांसद आगा मेहदी रहुल्ला का क्या कुछ कहना है। पहले आपको वो सुनिए, फिर हम रुक करेंगे चर्चा का। उस पार जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिनके साथ ज्यादतियां हो रही है, अ, मेरी यही उम्मीद होगी कि वो ज्यादतियां जल्द अज जल्द खत्म हो। हम जम्मू कश्मीर के अवाम गोली का शिकार, ज्यादतियों का शिकार इस तरफ भी हो रहे, उस तरफ भी हो रहे। हम इस तरफ कभी पीएसए, यूएपीए, कभी 2019 के फैसलों के शिकार होते और कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज्यादतियों का शिकार होते। चाहते हैं कि ये ज्यादतियां जो है इस तरफ भी खत्म हो। उस तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का शिकार होते हैं, उस तरफ 2019 के फैसलों का जो असर है हम पे आज दिख रहा है। इस तरह के फैसले उस तरफ भी दहाइयों से लिए गए हैं और वहाँ की आवाम को भी जो है पावरलेस किया गया है। उनकी भी वही डिमांड है कि उनको इख्तियारात दिए जाए अपने रीजन को चलाने के लिए, उनके खित्ते को चलाने के लिए। उनकी बात को मुकद्दम माना जाए, उनके हाथ में इख्तियारात, वो फैसला लेने में इख्तियारात उनके हाथ में। और वो कोई डिमांड जो है वो नाजायज नहीं है। वो ऑटोनॉमी, वो अथॉरिटी, वो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है वो उस तरफ के लोगों को भी मिलनी चाहिए, वो इस तरफ के लोगों को भी मिलनी चाहिए। दोनों ममालिक को इन जायज डिमांडों को सुनना है। हमने ऑटोनॉमी के लिए एस्पायर किया था, न कि गुलामी के लिए, ना उस तरफ ना इस तरफ। ऑटोनोमस स्टेटस हमारा रेस्टोर किया जाए, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और लोगों की डिमांड्स को जो है इज्जत से सुना जाए, ना कि गोली से जवाब दिया जाए, चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। लोगों की जायज बातों को सुना जाए, चाहे उस तरफ हो या चाहे इस तरफ हो। इस तरफ लोगों की बातों को यूएपीए पीएसए से ना दबाया जाए, इसी तरह से वहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बातों से लोगों की जायज डिमांडों को ना दबाया जाए। पीसफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात अगर उस तरफ होती है या इस तरफ होती है, उन बातों का जो है एहतराम रखा जाए। ये कत्ले आम, ये यूएपीए का इस्तेमाल, ये पीएसए का इस्तेमाल, ये 2019 के जैसों की अथॉरिटेरियन फैसलों का इस्तेमाल दोनों तरफ से जो है बंद। चलिए अब हम रुक करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए आपका बहुत बहुत। जी तो जी, सर, धन्यवाद। आगा रहुल्ला के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से आप समझते हैं कि ये किन परिस्थितियों में दिया हुआ बयान है। देखिए, आगा रुहुल्ला हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी हो, पीडीपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हो, या तमाम कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये विघटन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबवर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जनरली ये पाकिस्तान आईएसआई के लॉन्ग टर्म गोल्स किस तरीके से हिंदुस्तान में कंसोलिडेट हो सकते हैं, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन जम्मू कश्मीर में राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है, उसी के औजार हैं, टूल्स हैं। तो बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ ये सुन के, जब एमपी सांसद भारतीय संविधान की शपथ उठा के भारत के पार्लियामेंट में एज एन एमपी रहते हुए वो पाकिस्तान के जेनोसाइडल कृत्यों को वैलिडेट करने का, रैशनलाइज करने का काम कर रहे हैं। एक डिबेट खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म खत्म हो जाए। यानी फॉल्स कंपैरिजन, लाइक
को लाइक्स के साथ कंपेयर किया जाता है, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं किया जाता। वैसे कंपैरिजंस ड्रॉ करके हिंदुस्तान को भी कटघरे में खड़ा करके वो पाकिस्तान को एक एस्केप रूट दे रहे हैं कि पीओजेके में जितनी भी हत्याएं, जेनोसाइड और टेररिस्ट एक्ट्स पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी कर रही है उस पे हिंदुस्तान में अधिक बवाल ना हो। तो ये बहुत जी। दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि देश को भी, राष्ट्रवादी समाज को भी और सरकारी तंत्र को भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 70 वर्ष से सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के कम्युनलिज्म, पैन इस्लामिक जिहादी ताकतों को यहाँ पे फैसिलिटेट करने का ही काम करती हैं और पाकिस्तान का सहयोग करने का ही काम करती हैं। सर, ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है जब सांसद जी ने, मैं जी लगा रहा हूं उनके साथ, सांसद जी ने ये बयान दिया हो इस तरह का, जो कहीं ना कहीं ना भारत को नीचा दिखाने वाला हो और कश्मीर की अलग छवि रखने वाला हो। ये पहली बार ऐसा नहीं है सर, ये पहले भी ऐसा कह चुके हैं। जब एक बार मौका दोबारा से दिया जाए ताकि कश्मीर के जो लोग हैं वो अपना फैसला दोबारा कर सके। एक बयान कुछ महीने पहले भी दिया था उन्होंने इस तरीके से, और लगातार इस तरह ये बातें रखते रहते हैं। देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि आगा रुहुल्ला हों या तमाम कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी राजनीति सेपरेटिज्म या हाफ सेपरेटिज्म को हवा दे के आगे चलती है, वो विघटन की राजनीति करते हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडाई हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में घुस के विघटन करने का है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में जो पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें हैं, जैसे कि आगा रुहुल्ला जैसे लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर बेस्ड हैं, वो लोग वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके अंदर घुसते हैं, पदों पे बैठते हैं, जैसे सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और फिर अपनी पोजीशन को सेकुलर चोला ओढ़ के किसी ना किसी तरीके से पैन इस्लामिक जिहादी एजेंडा को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। अगर रुहुल्ला एक इस्लामिस्ट हैं, ये एक सेक्युलर नेता नहीं है। ये एक पैन इस्लामिक जिहादी हैं, ये एक सेक्युलर नेता नहीं है। ये हिंदुस्तान में विघटन की राजनीति करने का बहुत बड़ा औजार है। ये हिंदुस्तानी नहीं है। ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के संविधान में, राष्ट्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति या उससे संबंधित पॉलिटिकल पार्टी से व्यक्ति नहीं है। ये संविधान को इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनल एजेंडा को आगे परस्यू करने के लिए। ये सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और पिछले 70 वर्षों से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि अब खुल के ये चीज़ें सामने आ रही हैं और पहली बार इतिहास में खुल के इन बातों पे चर्चा हो रही है, इसी दृष्टिकोण से जिस दृष्टिकोण से इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए थी। तो इनके जो खाने के दांत हैं वो आपके माध्यम से जनता को दिखाने का आप भी प्रयास कर ही रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि समझिए इनकी राजनीति क्या है। और इनफैक्ट इसी तरीके की बयानबाजी, इसी तरीके की पब्लिक पोस्चरिंग, इसी तरीके की पॉलिटिकल पोजीशनिंग और पॉलिटिकल डिस्पोजिशन के चलते स्टेटहुड भी पोस्टपोन हो रहा है, क्योंकि स्टेटहुड नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक मामला है। सर, हमेशा हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो बयान उनके सांसद देते हैं उससे कन्नी काट लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की छवि को खराब करने वाला एक बयान नहीं समझे इसको, या ये जानबूझ के जो है ये ऐसे कृत्य किए जाते हैं ताकि सुर्खियों में बना रहा जाए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की छवि खराब नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है ये उसी बात की रिफ्लेक्शन है। आप आगा रुहुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस से अधिक अलग होके अगर देखने की गलती करेंगे तो फिर उनकी चाल में फंस जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो, जब मैं कहता हूँ कि ये सेकुलर चोला ओढ़ के जिहादी इस्लामिस्ट कम्युनल राजनीति करने का जम्मू कश्मीर में काम करती हैं, तो उस बात में ये निहित है कि इनकी पार्टी में एक स्पेक्ट्रम है लीडरशिप का, जो प्योर सेकुलर बात करने से लेके प्योर इस्लामिस्ट जिहादी बात करेगा और उनके फ्रेमवर्क में भी रहेगा, और जहां पे उसे इस्तेमाल करना है उसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगा रुहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सटेंशन है। आगा रुहुल्ला स्पेक्ट्रम के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे खड़े हुए वो नेता हैं जो खुल के जिहादिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं, जो खुल के जिहादिज्म के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी वैचारिक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दिखाने का काम करते हैं। आपको इस पृष्ठभूमि में इसे देखना है। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी भी तरीके से बेल आउट नहीं करना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी का भी इतिहास जम्मू और राष्ट्रवादी संभाग और समाज के खिलाफ भेदभाव करने का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का इतिहास पिछले 70 वर्षों में जो एक्चुअल माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज है, जो गैर मुसलमान है जम्मू कश्मीर में, उनसे अन्याय करने का है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिसके समय में
एब्डिकेशन के चलते हिंदू नरसंहार कश्मीर में और जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अंजाम दिया गया। तो किसी भी तरीके से किसी भी पल हमें ये डाइकोटमी या डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करनी है बिटवीन द लीडर्स इन द पार्टी। आगा रूहुल्ला एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सबवर्सिव इंस्ट्रूमेंट है, और सबवर्शन विघटन की राजनीति ऐसी ही होती है कि आप डिस्टेंस भी करते हैं अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर डिस्टेंस भी करती है इस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी हर तरीके से रिसोर्सेज के माध्यम से, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के माध्यम से उसके पीछे खड़ी रहती है, क्योंकि यही इनके काम करने का तरीका है, मॉडस ऑपरेंडाई जिसे कहेंगे। सर, कश्मीर बेस्ड पार्टीज का आपने जिक्र किया। इस बार जब चुनाव हुए 2024 में, तो इसमें कोई शक नहीं था, कोई दो राय नहीं था कि भाजपा को भी जो वोट परसेंटेज था वो बड़ा था काफी कश्मीर के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में जो बयानबाजी इनकी देखने को मिलती है, तो क्या जनता उससे सहमत हो जाती है आज के दौर में? क्योंकि वहां कश्मीर की जनता भी काफी जागरूक है, वो भी कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, वो आजादी नहीं मांगती। आज आज पत्थर नहीं दिखता है हाथों पे, फिर भी मतलब उन चीजों को दोहराने की कोशिश की जाती है ताकि जो है वहां पर हालात जो है वो खराब हो। देखिए, 90 के दशक तक आते आते कश्मीर में जो अलगाव और सेपरेटिज्म की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसे एक सोशल सैंक्शन मिल गई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझती हैं, और इसीलिए अलगाववाद की राजनीति को विघटन की राजनीति के माध्यम से लगातार चलाती हैं। ये आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी कश्मीर से कुछ वोट्स मिले, कुछ वोट परसेंटेज मुस्लिम वोट्स की इंक्रीज हुई। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि टू एन एक्सटेंट एक नेशनलिस्ट कंस्टिट्यूएंसी कश्मीर में भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस नेशनलिस्ट कंस्टिट्यूएंसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी रिप्रेजेंट नहीं करती, उसे फिर भी भारतीय जनता पार्टी ही रिप्रेजेंट करती है। और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति से ही जुड़ी है। अब उसके अलग विभिन्न कारण हो सकते हैं, ये प्रयास चलता रहेगा कि किस तरीके से समस्या से निजात पाई जाए। जहाँ तक अलगाववाद, पत्थरबाजी की राजनीति की बात है या पत्थरबाजी बंद होने की बात है, मुझे लगता है कि वो स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट के चलते हुआ है। रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ध्वस्त कर रही है, वो ध्वस्त करते करते, खत्म करते करते अभी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट, फिर भी आपको लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से अपनी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को एम्पावर करके ऐसी पत्थरबाजी वाली सिचुएशंस, आतंकवाद वाली सिचुएशंस पे पूरे तरीके से सख्त कमान रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कुछ नंबर्स से या किसी तरीके से पार्टीज को कोई एस्केप रूट दे के ये कोई गलत फहमी ना पालें कि सिचुएशन इज ऑल गुड। और यही एक कारण है कि उपयुक्त समय यही पॉलिटिकल पार्टीज और इसी तरीके की राजनीति जम्मू कश्मीर में नहीं आने दे रही हैं, जिस उपयुक्त समय पे स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा किया था। बिल्कुल सर। सर, आपको लगता नहीं है 90 के दशक के अंदर जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था, वहां से जैसे जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडित का खास तौर पर, जिस तरह से उनको वहां से निकाला गया था और पत्थर हाथ में उठा लिए गए थे, वहां के युवाओं ने उठाए थे, और वहां पे ब्रेन वॉश जिस तरीके से हुआ था उस टाइम पे, तो आज उसमें काफी ज्यादा अंतर आया है। पत्थरबाजी तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, ऑलमोस्ट का खत्म ही है, पर जो ब्रेन जी, वॉश किया जाता था वहां की जनता का, तो आज दोबारा से यही कोशिश जो है करने की जा रही है ताकि वहां के माहौल को दोबारा से बिगाड़ा जा सके और अपना जो एजेंडा है उसको पूरे तरीके से चलाया जा सके। पत्थरबाजी इसीलिए भी बंद हुई है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति भी बंद हुई है। पत्थरबाजी इसलिए भी बंद हुई है क्योंकि पॉलिटिकल विल अगेंस्ट सेपरेटिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे ये इस्टेब्लिश हुई है कि इसे खत्म करना है, और उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये चाहेंगे कि माहौल खराब हो, और माहौल खराब करने में वो अलगाववाद और एंटी नेशनल विचारधारा, आइडियोलॉजी का न केवल इस्तेमाल करते हैं बल्कि उसके प्रति अपनी कमिटमेंट भी रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी, हमें भी और आम जनता को भी इस बात को समझना होगा, और कम से कम अब इस निष्कर्ष पे आना होगा कि ये केवल सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े कम्युनल, बिगटेड, पैन इस्लामिक जिहादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके असली व्यवहार को हमें देश के सामने लाना पड़ेगा। सर, जो बयानबाजी हुई है वो कितनी बड़ी चुनौती जो है वो है। भ्रामक बातें कही गई,
सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो बातें रखी गई, क्या वो कहना उस पटल के ऊपर सही था? देखिए, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान एक जेनोसाइडल स्टेट है। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल जिहादी, जो पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहती है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वट एवर देयर सो कॉल्ड फैंसीफुल उम्मा, वो स्टेट है। जी। इसे कंपेयर करना स्टेट ऑफ इंडिया के साथ, इसे कंपेयर करना स्टेट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स जो जम्मू कश्मीर में है उसके साथ, एक एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति ही कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो पाकिस्तान आईएसआई के पेरोल पे है। जी। एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो पाकिस्तान आईएसआई की आइडियोलॉजिकल डिस्पोजिशंस के साथ अपने आप को स्वयं भी अलाइन करता है। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक और कुछ कहने की ज़रूरत है कि क्या ड्राइविंग फोर्स या मोटिवेशन एमपी की रही है ये पोजीशन लेते समय, जहाँ पे वो भूल जाते हैं कि वो देशद्रोह की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी देश के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ गलत और झूठ को आधार बना के दुष्प्रचार करने का भी काम कर रहे हैं। सर, क्या जम्मू कश्मीर में अब भी लोगों के अधिकारों को लेकर असंतोष मौजूद है? भाजपा 2019 के फैसलों को आम जनता की सफलता किस तरह से मानती है, जिसको हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस नकारती रही है? देखिए, जो भी व्यक्ति भारत के संविधान में विश्वास रखता है वो कभी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अपेंडेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो अलगाववाद का सिंबल हो। 370 से जम्मू कश्मीर में उस व्यवस्था का निर्माण करता था जिस व्यवस्था को आप पाकिस्तान की वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ जोड़ सकते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होगी पूरे भारत संघ में जहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का अपना अलग झंडा होगा। इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी स्टेट विद इन अ स्टेट और मुस्लिम सब नेशनलिज्म को आधार बना के 370 और 35 के माध्यम से इस अरेंजमेंट का निर्माण किया गया। अब आप कंपेयर कीजिए इसी आइडिया को पाकिस्तान के आइडिया के साथ। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम नेशन। मुस्लिम नेशन कैनॉट सर्वाइव विद हिंदू नेशन। वी आर टू नेशंस, हम दो राष्ट्र हैं, इसलिए हमें एक अलग देश चाहिए और उसका निर्माण किया गया। अलग देश बना लीजिए मुस्लिम सब नेशनलिज्म के आधार पे, या अलग राज्य जहां पे हिंदुस्तान का संविधान आप लागू नहीं कर रहे हैं वो बना लीजिए। वैचारिक दृष्टिकोण से दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। अब इस तरीके की एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात को संविधान में डाल देना और डालने के बाद अब 70 साल के बाद उसे खत्म करना, मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आगे बढ़ाने वाली बात है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कमजोर करने वाली बात है? तो सबसे पहले, जो लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग भारत की सेक्युलर व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, 370 और 35 का खात्मा पहला एक कदम था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर करने के लिए, जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। 370-35 से महिलाओं के विरुद्ध जो इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस था उसका खात्मा, उसके खात्मे की भी बात करता, ना केवल बात करता है बल्कि हक प्रदान करता है। हमारे जो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे वो और कमजोर तबकों के लोग हों, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना जो 370 और 35 के माध्यम से होती थी उसकी भी समाप्ति हुई। मुझे लगता है कि भारत एक राष्ट्र बने, उस एक राष्ट्र बनने के खिलाफ, उसके विरोध में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो एक सिंबल ऑफ सेपरेटिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, हम अलग हैं, उसका खात्मा इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड फॉलोइंग दैट आपने देखा कि किस तरीके से आईआईटी हो, आईआईएम हो, एक्सप्रेस हाईवेज हो, एग्जिस्टिंग हाईवेज की फोर लेनिंग हो, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की बात हो, नए हाईवेज के जरिए जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट की बात हो, किस तरीके से पोस्ट एब्रोगेशन यहाँ पे हुआ है, एम्स जी। फंक्शनल हुआ है। तो ये चीज़ें तभी हो पाती हैं जब यहाँ की कानून व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था भारत के संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हो। तो उसी व्यवस्था को भारत के मूल ढांचे के अनुरूप बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट एब्रोगेशन और एब्रोगेशन करके किया है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। जहाँ तक अन्य चीज़ों की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है और डेवलपमेंट की बात है, टूरिज्म पोटेंशियल की बात है,
उसके लिए तो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट 370 और 35 के खात्मे के बाद ही बना है। अब रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होते होते तो थोड़ा समय लगेगा। आप घर बनाना भी अगर आप शुरू करते हैं तो पूरी व्यवस्था करने के बाद भी तो 4-5 साल घर बनाने में लग जाते हैं। यहाँ तो आप पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र को ही तो क्षति पहुंचाई गई 370 और 35 के माध्यम से। आप यहाँ पे बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस को रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे नार्को टेरर जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे 370 और 35 के चलते कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने इस्टेब्लिश किया था जी। ताकि उन विचारधारा भी चलती रहे और उस विचारधारा को पोषण करने के लिए पैसा भी जनरेट होता रहे। तो विघटन की राजनीति को समाप्त करना, उस दिशा में भी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी 370 और 35 के बेनिफिट्स ही हैं। और आपने अब देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने भी डेमोग्राफिक चेंजेस के ऊपर पूरे देश भर में इस बात का संज्ञान लिया। और किस तरीके से ये बताया कि बॉर्डर से लेके 15 किलोमीटर ऊपर तक जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, जो हम कठुआ से जम्मू और जम्मू से आगे रामबन और राजौरी पुंछ तक देखते हैं, समुदाय विशेष के रिवर एम्बैंकमेंट्स पे हैं जिनको चिन्हित किया गया कि एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओवरग्राउंड वर्कर्स का, जो टेररिस्ट मूवमेंट में सपोर्ट स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं, उसे भी ध्वस्त करने के आदेश दिए। ये जी। 370 और 35 के रहते नहीं हो सकता था संभव, क्योंकि फिर स्टेट होती, और जब स्टेट होती तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में सरकारी तंत्र होता। जब उनके हाथ में सरकारी तंत्र होता तो फिर इन इलीगल सेटलमेंट्स को रेगुलराइज करने की दिशा में कदम उठाए जाते, इन्हें रिवर्स करने की दिशा में, इन्हें ध्वस्त करने की दिशा में कदम नहीं उठाए जाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रहित सदा है, और राष्ट्रहित सदने से अधिक और कोई भी उपलब्धि बड़ी नहीं हो सकती। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी, जो हो भी रही है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। सर, पीओजेके के लोगों के अधिकारों पर भारत की क्या आधिकारिक सोच होनी चाहिए, और क्या ऐसे बयानों से जम्मू कश्मीर की राजनीति और ध्रुवीकृत हो सकती है? देखिए, पीओजे के संबंध में तो भारत सरकार की तरफ से भी और इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी और सबकी तरफ से भी ये आया है कि पाकिस्तान जो पीओजे के में कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पाकिस्तान जो पीओजे में कर रहा है वो जेनोसाइड है, वो नरसंहार है, वो क्लींजिंग है। और एक रोग स्टेट की तरह पाकिस्तान एक्ट कर रहा है पीओजे में। पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, यूएनएचआरसी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। भारत तो हमेशा पाकिस्तान को एक्सपोज करता आया है कि ना केवल नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्ट्स करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट्स, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, वो भी टेररिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो पाकिस्तानी स्टेट इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजिकली इक्विप्ड टेररिस्ट स्टेट लाइक अदर नॉन स्टेट एक्टर्स विच आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है सर, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जम्मू धन्यवाद। कश्मीर की राजनीति में बयान और जवाबी बयान का दौर लगातार जारी है। एक तरफ अधिकारी और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक फैसलों की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। अगर रुहुला महदी के बयान ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या ये केवल राजनीतिक विवाद है या जनता से जुड़े बड़े सवालों की अभिव्यक्ति? इस चर्चा के साथ हमारे एडवोकेट अंकुर शर्मा ने बिल्कुल अपनी बातें अहम तरीके से रखी हैं, और ये काफी अहम भी हो जाता है कि जिस तरह से वह पाला जा रहा है, तो आखिर ये आने वाले समय के अंदर क्या ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है। सवाल आज का में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।